नमस्कार साथियों, आज हम लोग आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि वर्ष 2020 की प्रिलिमिनरी की परीक्षा फाइनली घोषित हो गई है। उसकी डेट 4 अक्टूबर 2020 को प्रिलिमिनरी परीक्षा होना तय हुआ है और लाखों उसकी संख्या में 10, 12, 13 लाख छात्र इसमें प्रतिवर्ष इस परीक्षा में भाग लेते हैं और इसीलिए छात्रों का कौतूहल और छात्रों की चुनौतियां बहुत इस परीक्षा को लेकर गंभीर होती हैं। आइए आज समझते हैं कि कैसे इस प्रीलिम परीक्षा को क्रैक किया जाए। और चूंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसकी तैयारी करते हैं और अभिलाषा करते हैं कि आईएएस में उनका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए कुछ बारीक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वास्तव में उसके अंतिम फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना है सकुशल और सफलतापूर्वक। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आईएएस की परीक्षा में आप पहले तो एक सब्जेक्ट का ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन अब कोई सब्जेक्ट का ऑप्शनल नहीं होता। अब केवल उसमें कंपलसरी पेपर्स ही होते हैं। 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ख़ास बात हम लोग को ये समझनी है कि उसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, केवल वही मेरिट के आधार बनता है। अर्थात आपके अंकों का जो भी निर्धारण होगा, जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे, वो केवल GS 1 के ही आधार पे आपका चयन होगा। और GS 2 का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि उसमें होता क्या है। लेकिन आपको ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जो फर्स्ट पेपर होता है वही पूरी सफलता की जान है। जो सेकंड पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कि ऑलरेडी यूपीएससी ने निर्धारित कर दिया है कि जिस छात्र के भी उसमें 33% अंक आ जाएंगे वो उस सेकंड पेपर को क्वालिफाई कर देगा। उसमें आपके 33% आए तो ठीक है, 100% आए तो ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन उसमें आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ज़रूर है कि इस बार थोड़ा सा एक चिंता का विषय ये है 2020 में कि इस बार वैकेंसीज़ की संख्या बहुत कम है और केवल 796 वैकेंसीज आर देयर दिस टाइम इन आईएएस एग्जामिनेशन। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी ने अपने जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें लिखा है कि केवल प्रति जो पद है उसके 12 या 13 गुना ही कैंडिडेट्स को वो मेंस एग्जामिनेशन में प्रवेश देंगे। अर्थात अगर इस वर्ष के हिसाब से देखा जाए, 2020 के वर्ष के हिसाब से देखा जाए, तो केवल 10,348 कैंडिडेट्स ही इस बार मेंस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। ये एक बहुत ही कम संख्या है इस बार और चिंता की भी बात है छात्र प्रतिभागियों के लिए। और जैसा कि इंटरव्यू में तो हम जानते ही हैं कि 1:2 के रेशियो से कॉल किया जाता है, तो वो तो सभी को पता है। लेकिन चूंकि इस बार संख्या ही बहुत कम है, इसलिए केवल 1600 कैंडिडेट ही मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे और वाइवा के लिए बुलाए जाएंगे। और इससे ये शो होता है कि ये कितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और कितनी लंबी लड़ाई है इसकी कि पहले प्रीलिम्स क्लियर करिए, फिर मेंस क्लियर करिए, फिर वाइवा क्लियर करिए। और इस प्रकार से 3-3 चरणों में आयोजित की जाने वाली ये परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा आईएएस की, हम सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें अब जब हम कमर कस के कूद ही पड़े हुए हैं, तो क्यों ना ये समझा जाए कि इसमें सफलता की क्या कोई रणनीति है या केवल भाग्य के भरोसे हम इस एग्जामिनेशन को देंगे कि अच्छा भाई आ जाएंगे तो आ जाएंगे। नहीं, हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इस लंबी लड़ाई की अगर तुलना की जाए तो इसको हम एक चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। जिस प्रकार से कि एक चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार किसी बल का या किसी शक्ति का या ज्ञान का मोहताज नहीं है, किसी आपके कौशल का मोहताज नहीं है, उसकी रणनीति का मोहताज है। जैसा कि महाभारत के हमने दृष्टांत में देखा था कि चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार जो है केवल अभिमन्यु को आता था, वही उसमें प्रवेश कर सका और सारे योद्धा महारथी पीछे रह गए। तो हम लोगों को भी ये समझना है कि चाहे हम MA हो, PhD हो, कोई भी हो, कितने बड़े स्कॉलर हो, कितना हमने मेहनत किया हो, लेकिन अगर हम उस चक्रव्यूह वेदन की रणनीति को नहीं जानते, आईएएस प्रीलिम्स क्रैक करने की रणनीति को नहीं जानते, तो हम उसी तरह से बाहर छूट जाएंगे और मेंस और इंटरव्यू हमारे लिए दूर की कौड़ी हो जाएगी। इसलिए उस रणनीति का जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आईएएस में जो प्रिलिमिनरी की परीक्षा होती है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प में आपको एक विकल्प का चयन करना पड़ता है। 2 घंटे का समय दोनों पेपर के लिए आवंटित होता है, GS 1 के लिए भी, GS 2 के लिए भी। दोनों ही परीक्षाएं एक ही दिन होगी, 4 अक्टूबर को 2020 को संपादित होंगी। फ़र्क ये है कि जो GS 1 का पेपर होता है वो
उसमें 100 प्रश्न आते हैं और 200 अंकों का वो परीक्षा होती है। और इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो यूपीएससी डिटरमिन करता है। कट ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं कि कट ऑफ क्या होगा, कम से कम न्यूनतम कितने अंक आने चाहिए कि आप प्रिलिमिनरी की परीक्षा में, ये डिटरमिन करता है कि वैकेंसीज कितने हैं और छात्रों ने क्या स्कोर किया है, हाईएस परसेंटाइल क्या गया हो वगैरह वगैरह, ये इस पर डिपेंड करता है। वो यूपीएससी बाद में डिक्लेयर करती है कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं। और जो सीसेट वाली परीक्षा और जीएस2 वाली परीक्षा होती है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, वो भी 200 अंकों की होती है, लेकिन उसमें केवल 80 क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला जीएस का पेपर है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो पेपर होता है उसमें केवल 80 प्रश्न होते हैं, वो 200 अंक के होते हैं, लेकिन उसमें आपको केवल 33% अंक जो है प्राप्त करने होते हैं। तो ये 2 चीज़ हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आईएएस की पूरी रणनीति में हमें समझना है वो ये है कि हमें निगेटिव मार्किंग से बचना है। अक्सर ऐसा होता है कि छात्र सोचते हैं कि चलते चलाते कुछ प्रश्नों पे रिस्क ले लिया जाए, नहीं, वो ठीक नहीं है। निगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको किसी प्रश्न पे जब तक कि आप 100% उसमें कन्विंस ना हो सही आंसर क्या है, उसमें रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि एक गलत प्रश्न पे आपके 1/3 अंक कट जाते हैं। तो ये अपने आप में 33% आपके अंक कट जाते हैं उस प्रश्न से। तो हर प्रश्न 2 अंक का है, तो अगर आपके 10 प्रश्न मान लीजिए आपने गलत कर दिए तो 20 अंक आपके जो है इन्वॉल्व हो गए, और वो तो गए ही 20 अंक, प्लस उल्टे आपको पनिशमेंट के तौर पे उसमें से 6.5 पौने 7 अंक और काट लिए जाएंगे, क्योंकि वो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा निगेटिव मार्किंग के लिए। तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी बहुत आपको गंभीर सलाह है कि प्लीज़ डोंट टेक एनी चांस एंड डोंट डू एनी काइंड ऑफ फ्लूक सेशंस, और आपको बिल्कुल कोई भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि जैसा कि हम लोग देखा है कि लगभग 115-120 के आसपास की कट ऑफ होती है जनरल कैटेगरी में, इसलिए लगभग आपको एक 70-75-80 क्वेश्चंस का टारगेट रखना चाहिए जो आपको करेक्ट करना है। अगर आपके 15-20 क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है 70-75-80 प्रश्नों के लिए एक प्रकार से कमर कस के चलें कि इतना तो हमको करना ही चाहिए। तो आइए आज इसकी रणनीतियाँ देखते हैं कि कैसे तैयारी की जाए। जो छात्र पहली बार बैठ रहे हैं या जो पहले बैठ भी चुके हैं लेकिन गलत रणनीतियों की वजह से सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए आज समझना सेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले तो हम आईएएस का सिलेबस सभी लोग देख ही लेते हैं कि भाई सिलेबस में क्या है। सिलेबस बड़ा लेंदी है, हम सभी जानते हैं। भले ही उसमें कहने को जीएस में जो फर्स्ट पेपर है उसमें 7 सेक्शंस हैं, और उस 7 सेक्शंस में करेंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, जनरल साइंस है। लेकिन ये एक एक विधाएँ बहुत सारी सब विधाओं से जुड़ी होती हैं। और जो एग्जामिनर्स पेपर बनाते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए कि एग्जामिनर्स जो पेपर बनाते हैं तो जीएस के भी जो कंपोनेंट्स हैं वो भी उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही बनाते हैं। अर्थात अगर इकोनॉमिक्स का पेपर बन रहा है जीएस का कंपार्टमेंट, तो वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर ही बनाएगा। अगर इंडियन पॉलिटी का बन रहा है तो इंडियन पॉलिटिक्स का प्रोफेसर ही बनाएगा। और जब वो लोग क्वेश्चनों की रचना करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसका जो स्तर है उसका निर्धारण करने में वो ये भूल जाते हैं कि वेदर दे आर सेटिंग दिस क्वेश्चन फॉर ए जनरल स्टडीज पेपर और एन ऑप्शनल पेपर। और अक्सर उस प्रश्न की गंभीरता या प्रश्न का जो स्तर होता है वो बहुत ऊंचा चला जाता है, खासतौर से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आजकल ये देखना पड़ता है। तो हमें ये देखना होता है कि आईएएस में जो सबसे पहली रणनीति हमको लगानी है वो ये लगानी है कि ये 7 जो सेक्शंस हैं जीएस में डिमार्केटेड आपके फर्स्ट पेपर में, इन 7 में आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। कोई बिरला ही ऐसा हो सकता है जो कहे कि साहब हम 7 में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं और 7 में हमको महारत हासिल है। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली इसमें से हमारे 3-4 विकेट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। हो सकता है कि आप हिस्ट्री में बड़े स्ट्रांग हो, पॉलिटी में बड़े स्ट्रांग हो, करेंट अफेयर्स में बड़े स्ट्रांग हो, लेकिन हो सकता है कि आप इकोनॉमिक्स में बड़े पुअर हों, या हो सकता है कि आप जनरल साइंस में बड़े पुअर हों। तो ऐसा संभव है। तो हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी कंपार्टमेंट्स में उतने ही महारत हासिल नहीं कर सकते हैं जितना कि हम सोचते हैं। इसलिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे स्ट्रांग विकेट्स क्या हैं और उस पर ही हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट
कंसंट्रेट करना चाहिए। इसी प्रकार से GS2 में जो 6 कंपार्टमेंट्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एटसेट्रा, इसमें आपको क्वालिफाइंग 33% मार्क्स प्राप्त करना है। तो अब मेनली चीज़ ये है कि वो तो आप क्वेश्चन का मॉडल देखिएंगे कि सेकेंड पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखेंगे। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जिसमें कि आपकी मेरिट का सवाल है, उसमें तो आपको बहुत ही क्लियर रहना चाहिए। बहुत सारे छात्र लगते हैं किताबों को जुटाने और उसको बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें ले आते हैं। ठीक है, कुछ किताबें रेफरेंस के लिए होनी चाहिए, लेकिन उन किताबों के बलबूते आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। बहुत सारे छात्र नोट बनाने लगते हैं, जैसे वो अपने BA और MA के नोट्स बनाते हैं, उन नोटों के सहारे आप नहीं जीत सकते हैं। ऐसे टाइप के नोट बना के नहीं जीत सकते हैं। आपको इसमें केवल वन लाइनर नोट्स लेने होते हैं और ऐसा लेना होता है जिससे कि आपको जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके वन लाइनर्स में कंटेन्ड हो। और दूसरे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वन लाइनर नोट्स आप लेते हैं तो क्वेश्चंस जो आते हैं, कहने को तो IAS में कहा जाता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नहीं, IAS में 7 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। मल्टीपल चॉइस जिसमें से 4 आंसर दिए होते हैं, 1 करेक्ट आंसर होता है। दूसरा आता है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस, अर्थात एक प्रश्न के कई विकल्प दिए होते हैं, कई आंसर दिए होते हैं और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 3 आंसर्स या कभी कभी चारों आंसर्स जो होते हैं करेक्ट होता है, तो उसमें हमको उसको कहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस बड़े खतरनाक होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो आता है असर्शन रीजन का, अर्थात एक कथन दिया होता है, एक कारण दिया होता है, दोनों में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है। चौथे प्रकार का प्रश्न आता है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को अरेंज करने का होता है। उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आपसे क्रोनोलॉजी को सेट करने को नहीं कह रहा है। पांचवा प्रकार आता है पेयरिंग का, आता है कि बुक्स दिए हैं, ऑथर्स दिए हैं, उनकी पेयरिंग करेक्ट की हुई है कि नहीं करेक्ट की हुई है। छठवां जो प्रकार का प्रश्न आता है वो लिस्ट सिस्टम का आता है, अर्थात उसमें कुछ लिस्ट दिए होते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी होती है, उनको क्रॉस कंपैरिजन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कभी कभी प्रेसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। तो 6-7 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप IAS का प्रश्न पत्र देखें और देखें कि उसमें किस प्रकार के 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के लिए आपकी बाकायदा अलग से तैयारी होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट रणनीति में कि चूंकि प्रिलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन से सिद्धांत अप्लाई करते हैं उनको हल करते हुए ये हमको समझना होगा। उसमें हमको रिकॉल नहीं करना पड़ता है। तो जैसे ऐसे टाइप में होता है कि हमको कोई प्रश्न दे दिया जाता है और हमको अपनी याददाश्त के सहारे उस प्रश्न के उत्तर को लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता IAS के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। IAS के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बाकायदा प्रश्न भी होता है और आपके सामने उत्तर भी होते हैं, सही भी और गलत भी, और आपको उत्तर को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इन IAS preliminary examinations so far as cracking the optional questions is the application of the principle of recognition. So you have to recognize। अगर आपने सही उत्तर पढ़ा हुआ है, आपके ज़हन में कहीं पे है, तो आप सही उत्तर को तुरंत पहचान जाएंगे कि ये सही उत्तर वास्तव में सही है, शेष उसमें गलत है। दूसरा होता है कि हम किसी सही उत्तर को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो सेकंड प्रिंसिपल लगता है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। अर्थात हमें सही उत्तर तो पता नहीं है, लेकिन हम अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके, अपने अध्ययन का प्रयोग करके हम उसमें गलत प्रश्नों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है कि एलिमिनेशन का प्रिंसिपल हम लगाएं और जो गलत आंसर्स हैं उसको हम एलिमिनेट कर दें। इफ़ वी कैन एलिमिनेट 3 आंसर्स, द 4th आंसर ऑब्वियसली बिकम्स द राइट आंसर। तो इसलिए आपको प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन, इन 2 प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। कैसे वो करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़, नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने आपको पहले ही कॉशन किया है कि वी शुड नॉट डू दैट। तो न्यूज़पेपर रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के या और भी GS के जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं करंट अफेयर से जुड़ते हैं, और आपको अपना एक छोटा सा ग्रुप भी बनाना चाहिए जिसमें कि आप बराबर ग्रुप डिस्कशन अपने मित्रों के साथ करंट इवेंट्स पे करते हैं या और भी स्टैटिक GK पे करते रहें। तो ये तो हुई आपकी तैयारी जो कि एग्जामिनेशन से पहले आपको करनी होती है, जो आपकी करते हैं। और आपको बराबर कोशिश यही करनी चाहिए कि अधिक से अधिक जितने भी IAS के पुराने प्रश्न पत्र हैं या जितने भी मार्केट में अवेलेबल मॉडल क्वेश्चंस हैं, उन सारे प्रश्नों को अधिक से अधिक हल करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका अभ्यास हो कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो एक बार तैयारी का ये पार्ट है, लेकिन एक्चुअली उस तैयारी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कितनी
कितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की रणनीति से वाकिफ नहीं है तो भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। एग्जामिनेशन हॉल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आप बिल्कुल काम और कंपोज्ड हो, शांत हो, 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाएं हॉल में। ये नहीं कि एकदम घंटा बजने वाला है और आप बड़बड़ा के वहां पे पहुंचे, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, आप एकदम डिस्टर्ब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पहले को इंश्योर कर लीजिए कि भाई पेन है कि नहीं, पेंसिल है कि नहीं, हमारे पास जो प्रॉपर कटर, रबर, ये सब है कि नहीं, जो चीज़ें उसमें हॉल में यूज़ होती हैं। जो नहीं होती हो तो मतलब ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको बुकलेट मिले शांतिपूर्वक बैठे रहिए, जो उसका फ्रंट पेज है भरिए, जब आपसे कहा जाए तब उसको खोलिए, जल्दीबाजी मत करिए, ये मत सोचिए कि हम झांक झोंक के उसमें देख लें प्रश्न। आप इत्मीनान से बैठे रहिए और जैसे ही आपसे कहा जाए कि बुकलेट खोलिए, आप खोलिए। अब जैसे ही आप बुकलेट खोलते हैं तो आपको अपनी रणनीति बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट रखनी है, क्योंकि आपके पास 120 मिनट है और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करना है, तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कैसी रणनीति लगाई जाए, क्या किया जाए, समय को भी हमें कंट्रोल करना है, अपने आंसर्स को भी देना है। सबसे पहली रणनीति ये है कि आप एक पेंसिल अपने पास रखिए और पेंसिल से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सरसरी निगाह से प्रश्नों को पढ़िए, सरसरी निगाह से प्रश्नों को पढ़िए। जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग करने में आपको उसमें से 50% क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगभग ऐसे मिल जाएंगे जिसपे कि आप 101% श्योर होंगे कि इसका आंसर तो बिल्कुल मुझे आता ही है। उसको वहीं टिक मार्क कर दीजिए, उसमें बुकलेट में ही उनके करेक्ट आंसर्स को मार्क कर दीजिए कि ये आंसर हमको बिल्कुल पता है कि साहब, जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आप कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी हैं। इस प्रकार का जो आपका कंफर्ट लेवल हो किसी प्रश्न को हल करने में, तो आप उसको तुरंत वहीं पे टिक मार कर दिए फर्स्ट रीडिंग में। और जब एक बार आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाए, अब ये नहीं कि आप लगे उसको आंसर शीट में भरने, उसको छोड़ दीजिए। अब आइए आप सेकेंड रीडिंग पे, तो ये 10 मिनट में हो जाता है। जो फर्स्ट रीडिंग है, क्योंकि हमें कहीं रुकना ही नहीं है, हमें किसी प्रश्न पर नहीं रुकना है, हमें केवल सरसरी निगाह से, तो आप समझिए कि फर्स्ट रीडिंग में 10 मिनट में आपने पता चला 50% तो अंक वैसे ही प्राप्त कर लिए, 50% जॉब इज डन। अब आइए सेकेंड रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग में अभी फर्स्ट रीडिंग वाले जो आपने टिक किए हैं उसको छोड़ दीजिए। अब जिन प्रश्नों को आपने नहीं टिक किया है सेकेंड रीडिंग में, जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए, गिव देम सम थॉट। और जब आप सोचेंगे, अपने दिमाग पे जोर डालेंगे और आप प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन को अप्लाई करेंगे उसमें, तो निश्चित ही आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर याद आ जाएंगे, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज करेंगे कहीं आपने पढ़ा हुआ है। जोर दीजिए अपने दिमाग पे और देखिए कि इस प्रश्न को तो हमने पढ़ा था, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आप जब जोर डालेंगे तो उसमें हो सकता है कि 10-15 प्रश्न ऐसे निकल आए जो कि आपके सेकेंड रीडिंग में फिर उसको आप कहें कि नहीं, आप आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस आंसर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन का प्रयोग करके आप सेकेंड रीडिंग में इसी तरीके से लेफ्ट ओवर 50% क्वेश्चन हैं उसमें से 10-20 प्रश्नों को हल करिए। इसके बाद जब सेकेंड रीडिंग हो जाए तो थर्ड रीडिंग में आइए और फिर थर्ड रीडिंग में अब जो प्रश्न आपके बचे हुए हैं अनअटेंडेड, केवल उन पे कंसंट्रेट करिए और उन पे अब सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाइए। तो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाइए और उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन में हम जिन क्वेश्चंस को अभी तक नहीं कर पाए हैं उनके रॉन्ग आंसर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और रॉन्ग आंसर को उसमें से एलिमिनेट कर देंगे, तो राइट आंसर तक हम पहुंचेंगे। ये 3 राउंड आप देखिए जल्दी जल्दी आपने कर लिए और इसमें आपका मुश्किल आराम से 70-75 प्रश्न तो इसी में पहुंच जाता है। अब उसके बाद आप जो है अभी भी अगर 20-25 क्वेश्चन आपके बच गए हैं जिसको आप समझते हैं कि नहीं करें हैं, तो आप उस पर खूब कंसंट्रेट करिए, देखिए कितना समय बचा हुआ है। और ख़ासतौर से हिंदी के छात्रों के लिए मैं विशेष रूप से ये एक सुझाव दूंगा कि कभी कभी जो प्रश्न छूट गए हैं उन प्रश्नों में अंग्रेजी के वर्षन को भी देखना उचित रहता है, क्योंकि कभी ऐसा टेक्निकल टर्म यूज़ हो जाता है या बैड ट्रांसलेशन हो जाता है हिंदी के प्रश्नों का कि हिंदी के छात्रों को वो बड़े दुरूह लगने लगते हैं। तो ऐसे जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के अंग्रेजी वर्षन को आप पढ़िए और अंग्रेजी वर्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत सारा उसमें से क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन भी कोई समझ में नहीं आता है बहुत सारे, तो अंग्रेजी वर्षन को पढ़ के हम उस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से समझ के और जब अटेम्प्ट करेंगे तो 10-5 क्वेश्चन हम फिर भी उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमें अब लगे कि अब हमें इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन अब हम नहीं कर सकते हैं, तो मेहरबानी करके कोई गेस वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, कोई फ्लूक करने की
आवश्यकता नहीं है, उसको आप एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ब्लैंक क्वेश्चंस आपके छूटते हैं उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उसमें से कुछ झूठ मूठ 10-5 अटेम्प्ट करने की सोचा और आपके वो गलत हो गए तो समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है, इसलिए आपको उसको कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और रणनीति आपको यहाँ पे बताएंगे कि जब आप चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन उन्होंने देखा और एकदम से फट से उस पर टिक मार्क का निशान लगा दिया, उनको इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही होता है, सेकंड ऑप्शन भी सही होता है, थर्ड ऑप्शन भी सही होता है, फोर्थ ऑप्शन भी सही होता है, लेकिन बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा सही ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होता है। तो एग्जामिनर आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा होता है कि आपको सही आंसर दिखा, आपने कहा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव एक जो है इलेक्टोरल कॉलेज करता है, आपने कहा हमारा ये तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि सेकंड में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, तीसरे में लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, और चौथे में कुछ और लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में जो चौथा क्वेश्चन हो वो सबसे ज्यादा सही आंसर हो। सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर द फोर ऑप्शंस टू बी रेड वेरी क्लियरली। और एक बार फाइनली जब आप सब कुछ कर लें तो अपने सारे आंसर्स को फिर से रिवाइज करें और तब जाके अपने आंसर शीट को आप भरना शुरू करें। आंसर शीट को आप बिल्कुल कूलली भरें, क्लियरली भरें, हड़बड़ी न करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रॉन्ग आपका जो है ऑप्शन भर जाए। और जब एक बार आप सब कुछ कर लेते हैं, आंसर शीट को भर लेते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वो आपकी फिर लड़ाई कंप्लीट होती है। और अगर आपने वास्तव में कायदे से ये सब किया है तो यू आर वेरी श्योर टू क्रॉस द कट ऑफ विच द यूपीएससी विल फिक्स एंड यू विल बी फाइनली कॉल्ड फॉर द मेन एग्जामिनेशन। तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं उन सभी छात्रों के लिए जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन रणनीतियों का प्रयोग करके वो अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो जरूर हमसे शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।